इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं अमित। जी बिल्कुल, लाए हैं आपके लिए एक बार फिर से कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें होगी ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारियाँ और जाहिर सी बातें, कुछ ऐसी बातें तो होनी ही है जो हमारे किसानों के लिए बिल्कुल उन्नत खेती की तरफ उनका एक कदम आगे बढ़ाते ही हैं। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा, क्योंकि कार्यक्रम किसान की बात एक और जहां हमारे सभी किसान भाई बहनों तक पहुंचता है एक नए उद्देश्य के साथ, एक नई सोच के साथ, जिसमें सम्मिलित होते हैं हमारे देश के वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के विचार। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अगेती फूल गोभी से अधिक लाभ आप कैसे ले सकते हैं, उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और क्या क्या कुछ तकनीक है जिनका सहारा आप लेकर या इस्तेमाल करके आप अगेती फूल गोभी लगा सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोगरराज जाट जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित, जैसे कि हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम होता है ये फोन इन कार्यक्रम होता है, क्योंकि हमें लगता है कि किसानों की इसमें मौजूदगी बहुत जरूरी है ताकि वो सीधे जुड़ सकें और अपनी जो समस्याएं जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलती है वो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ सकें। तो फोन इन करने के लिए आप डायल कर सकते हैं। हमारा जो आज का नंबर है 01 की दिल्ली का STD कोड है, इसके बाद जो नंबर है वो डायल करें आप 23421081। ये लाइन आपके लिए आज बिल्कुल खुली हुई है, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से जान सकते हैं कि अगेती फूल गोभी से आप किस तरह से अधिक लाभ ले सकते हैं, क्या कुछ उन्नत किस्में हो सकती हैं और क्या कुछ तकनीक है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई मित्रों, हमारे कार्यक्रम का जहां हम कोशिश करते हैं कि उत्पादन अच्छा किसान भाइयों को मिले, लागत कम हो, और जो हमारे देश के वैज्ञानिक बेटे अनुसंधान कर रहे हैं उसको हम किस प्रकार से अपने खेतों तक लेके जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो वैज्ञानिकों की सोच है, जो उनके अनुसंधान है, वो देश के किसान को कहते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इस रीढ़ को जो मजबूत कर रहे हैं वो यही देश के वैज्ञानिक बेटे हैं। जैसे इनमें से आज एक हमारे साथ हैं डॉक्टर गोगराज जाट। अभी आरती ने बताया कि भाई अगेती फूल गोभी से अधिक लाभ, इस पर हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन सबसे पहले मौसम आप देखिए किस प्रकार का चल रहा है, बरसात का मौसम है, ऐसे में बहुत ध्यान रखना होता है हमें, चाहे फसल की रोपाई करनी हो या हमें नर्सरी तैयार करनी हो, किस प्रकार से हम करें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम, जब तक हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं, फोन करते हैं, अपनी कोई भी समस्या वो हम तक भेजते हैं, आपसे हम पहला प्रश्न अपने श्रोताओं के रूप में यही पूछना चाहेंगे कि अगेती फूल गोभी से अधिक लाभ, इसकी जो शुरुआत है, वो नर्सरी से होती है, तो ये उचित समय चल रहा है, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए? जी देखिए, कोई भी किसान भाई इस समय अगेती अगर जो फूल गोभी है उसकी खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो ये होता है कि हमारा जो खेत की तैयारी होती है वो बहुत करना जरूरी होता है। खेत के साथ साथ जो नर्सरी होती है उसका चयन करना भी बहुत जरूरी होता है कि हमें कौन सी जगह पे नर्सरी का चयन करना चाहिए, उसकी भूमि कैसी होनी चाहिए। तो जो नर्सरी का जो चयन हम करते हैं, जब जहाँ पर पौधे हम तैयार करते हैं, तो सबसे पहले तो यह है कि वहाँ पर एक तो जल निकास नहीं होना चाहिए जहाँ पर अगर नर्सरी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं बारिश का मौसम है, अगर वहाँ पानी भरेगा तो सीडलिंग उनमें गलन की समस्या आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ, सीडलिंग गिर जाती है, उनकी जड़ें सड़ने लग जाती है, तो उत्पादन नहीं देती। तो उसके लिए तो जल निकास की उचित अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो वहाँ की जो भूमि है वो थोड़ी उठी हुई होनी चाहिए, और जो भूमि उससे, जिससे कि पानी उसमें ना भरे, और जो भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए, जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी न्यूट्रिएंट है वो अच्छी मात्रा में होने चाहिए। इसके साथ साथ वहां पर किसी भी जानवर, जंगली जानवर, इनका प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत नुकसान करती है। तो इसके बाद में बात आती है कि नर्सरी तैयार करने के लिए, तो देखिए नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हम वहाँ की जो भूमि होती है उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 20-50 स्क्वायर मीटर की जो हमने जगह देख ली, कितनी हमें नर्सरी तैयार करनी है, उसमें अच्छी प्रकार से उसको तैयार कर लें, भुरभुरी कर लें, उसको फावड़े या गेत्ती की सहायता से अच्छे से खोद कर बार बार 2-3 बार उसको पलट कर जमीन को, फिर उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें। मिलाने के बाद में उसमें क्या करें, उसी जमीन को थोड़ी सी उठा लें ऊपर, मतलब 15 सेंटीमीटर लगभग ऊपर उठी हुई क्यारियां बना ले, एक तरह की बेड बना ले, जो हम बनाते हैं कद्दू वरी की सब्जियों में जो हम लगाते हैं। तो उसके बाद में उसमें बीजों की बुआई करते हैं।
तो जब खाद अच्छे से मिला लिया उसमें पूरा, फिर उसकी लाइन में कतारों में बुआई करते हैं। तो एक लाइन से जो दूसरी लाइन की जो दूरी है वो उसमें लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर की जगह जरूर छोड़ें और फिर कतारों में बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई करने के बाद में उसमें उसको ढक दें, जिसमें क्या करते हैं हम जो हमारी सामान्य मिट्टी है वो और एक भाग अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद लेके मिक्स करके उसको पूरा अच्छे से ढक दें। ढकने के बाद में उस मिट्टी के ऊपर जो सूखी घास होती है, चाहे वो धान की पराली हो या पुआल जो भी है सूखी घास है, उससे उसको ढक देना चाहिए। उसके बाद में उसकी हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और सिंचाई हर दूसरे दिन करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि जब इसका जमाव हो जाए, जमाव होने लगे बीजों का, उस समय पर हमें उसको हटा देना चाहिए घास को, सूखी घास को, जिससे क्या होता है कि जो जमाव होता है वो एक समान होता है। नर्सरी के जो पौधे बनेंगे वो बिल्कुल एक जैसे बनेंगे और अच्छी मतलब उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और एक बात जरूर ये ध्यान रखें कि जब भी हम नर्सरी करते हैं तैयार, तो उससे पहले बीजों को उपचार जरूर करना चाहिए जी। क्योंकि बिना उपचारित, अब हम देखते हैं कि कई जगह से हम बीज खरीदते हैं, किसी प्राइवेट संस्थान से या किसी दुकान से, तो बीज कई बार उपचारित होता है और कई बार उपचारित नहीं होता है। अगर उसके पैकेट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि बीज उपचारित नहीं है, तो हमें फफूंदनाशक जो दवा है, जिसमें आप कोई सी भी दवा ले सकते हैं, जिनमें थायरम है, कैप्टान है, बाविस्टीन है, कैप्टाफ है, ये ले सकते हैं, जिसमें 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज के हिसाब से। जैसे अगर हम बात करें फूलगोभी की, तो फूलगोभी की अगेती जो किस्में हैं, इनकी लगभग 600 से 750 ग्राम बीज दर होती है प्रति हेक्टेयर के दर से। तो उसमें लगभग 2 ग्राम दवा ले लें और उसका सूखा उपचार कर लें, किसी भी बर्तन में लेके उसको अच्छी प्रकार से मिक्स कर लें, जिससे कि उसके ऊपर एक लेप बन जाता है जो फंजीसाइड, जो फफूंदनाशक दवा होती है। उसके बाद में ही नर्सरी में उसकी बुआई करें, जिससे कि उसमें डैम्पिंग ऑफ जो बीमारी होती है वो आने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती है। भाई बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आपने शुरू से ही एक ऐसी भूमिका बना दी है कि हमारे किसान भाई समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें बीज की बुवाई करनी है, किस प्रकार से हमें नर्सरी तैयार करनी है, क्यारी कैसे बनानी है। लेकिन बात आती है जब बीज से हम शुरू करते हैं, सीड से, कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी अच्छी किस्म रहेगी, या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ऐसी कौन सी किस्में तैयार की है कि जैसे आज का जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं, मौसम में परिवर्तन है, कि हमारी होने वाली जो फसल है वो अच्छी से लहलाए, कहीं उसमें कोई ऐसी कीड़े मकोड़े ना हो, कोई ऐसी बीमारी ना आ जाए। तो ऐसी कोई नई किस्में हैं जो हमारे किसान भाई बहन उनकी जो है नर्सरी तैयार कर लें? जी देखिए, अगर हम बात करें अगेती और जो मध्य, जैसे आपको मैं पहले तो सबसे पहले किसानों को ये बताना चाहता हूं कि आप जब भी फूल गोभी की किस्में चयन करते हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि फूल गोभी की 4 प्रकार की किस्में होती हैं। एक तो अगेती होती है, एक मध्य अगेती होती है, एक मध्य पचेती होती है और एक होती है पचेती किस्में, 4 प्रकार की। तो जो अगेती किस्में होती है वो जून से शुरुआत होती है उनकी नर्सरी की रोपाई करना, जून और जुलाई तक चलती है। और कुछ मध्य अगेती होती है जिनकी अगस्त में होगी, कुछ मध्य पचेती होगी जिनकी सितंबर अक्टूबर में होगी, और कुछ होती है पचेती किस्में जिनकी नवंबर में नर्सरी रोपाई होती है और वो अप्रैल मई तक चलती है। तो किसान भाई क्या करते हैं कि जो पचेती किस्में होती है, जिनको हम स्नोबॉल भी बोलते हैं, जो कि जिनका बीज पहाड़ों में बीज बनता है, वो अगेती में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है पौधों को प्रॉपर ठंड नहीं मिल पाती है। वो नवंबर में लगने वाली जो किस्में होती हैं वो अगर हम अभी लगा देंगे तो वो जो वो तापमान उन्हें नहीं मिलेगा जो हेड है जी बोलते हैं, जिसका फूल है, वो छोटा सा बन जाता है और पूरी इतनी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे कि उसमें उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो ये किसानों को ध्यान रखने की सबसे बड़ी एक तो जरूरत है। और जब दूसरी हम बात करें किस्मों की, अगर बात करें फूल गोभी की, तो अगेती जो किस्म है किसान भाई, इनमें पूसा मैगना ले सकते हैं एक तो, इसके अलावा पूसा दीपाली ले सकते हैं, पूसा कातकी ले सकते हैं, अर्ली कुंवारी भी ले सकते हैं। एक काशी कुंवारी है जो कि हमारे भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है वहाँ से विकसित की गई है, एक अर्का कांति है और एक पूसा अर्ली सिंथेटिक है। ये किस्में किसान भाई ले सकते हैं। और इसके अभी जैसे 10 दिन 15 दिन बाद में अगर कोई किसान भाई या लगभग अगस्त के माह में अगर खेती करना चाहते हैं फूल गोभी की, तो वो मध्य अगेती किस्में ले सकते हैं, जिनमें पूसा शरद अच्छी किस्म है जो कि अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा पंतनगर से किस्म विकसित हुई है पंत गोभी 4, वो भी अच्छी है। एक पंजाब से हुई है पंजाब जायंट 26 है, एक इम्प्रूव्ड जापानीज है। तो ये किस्में ले सकते हैं। और मैं किस्मों की अगर बात आती है तो कुछ किसान भाई अगर लेट खेती करना चाहते हैं सितंबर और अक्टूबर के माह में, तो मध्य पचेती और पचेती किस्में भी ले सकते हैं, जिनके लिए वो पूसा सुब्रा ले सकते हैं। अगर अक्टूबर में लगाना चाहते हैं पूसा सिंथेटिक ले सकते हैं, पूसा हिमज्योति ले सकते हैं, पूसा पोस्जा ले सकते हैं, पूसा सुक्ति ले सकते हैं। और जो पचेती नवंबर तक जो खेती करना चाहते हैं लेट, उसके लिए वो किसान भाई पूसा स्नोबॉल 1 है, पूसा स्नोबॉल K1 है, पूसा स्नोबॉल KT 25 है। ये बहुत अच्छी और उन्नत किस्में है। और दूसरी बात ये है कि ये जो उन्नत किस्में, इनका बीज किसान भाई कहाँ से खरीदें? जो अगेती किस्में है, अगेती, वो हमारे पूसा संस्थान के जो साकी विज्ञान संभाग है
उसका जो हमारा बीज स्टोर है, सीड स्टोर, वहां से ले सकते हैं, या हमारा जो बीज उत्पादन इकाई है पूसा में, वहां से भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी, वहां से ले सकते हैं। भारतीय जो उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान है सरगट्टा बेंगलोर में, वहां से ले सकते हैं। और जो 25 किस्में हैं जो लेट लगेगी अक्टूबर नवंबर में जाकर, उनका जो बीज है वो हमारा पूसा संस्थान का एक क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है कटरा इनमें, हिमाचल प्रदेश में, वहां से 25 किस्मों का। और कुछ आजकल एक नई हाइब्रिड किस्में भी आई है, पूसा कॉलीफ्लोर हाइब्रिड 103, 102, उनका बीज भी किसान भाई ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आजकल जैसे कि चलन भी, और जैसे आपने जगह बताया कि कुछ खास विशेष जगहों पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर कोई उन्नत किस्म लेना चाहता है तो ऑनलाइन क्या इनको मंगाया जा सकता है? जी देखिए, अभी पूसा संस्थान की तरफ से तो ऐसा कोई है नहीं कि ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई किसान भाई लगाना चाहते हैं खेती, तो 10-20 किसान, 5 किसान मिलकर एक ऑर्डर दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फूल गोभी का जो बीज होता है वो छोटा होता है। कोई भी किसान 1 हेक्टेयर से ज्यादा कोई एक किसान लगाता नहीं है। इतना वो लगाएगा तो उसको आधा किलो से 1 किलो तक बीज चाहिए होता है। तो 10 किलो बीज आराम से कोई भी किसान ले जा सकता है यहाँ आकर, वो उसके लिए आसानी रहेगी। ये गेहूं का बीज नहीं है कि आपको 1 हेक्टेयर में लगभग 150 किलो या 120 किलो लगाना होता है, वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएगा। और हमारा जो बेंगलोर का संस्थान है, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि कुछ व्हाट्सएप नंबर है, आप उनमें पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, वो आपको जिस एड्रेस पे चाहिए उसको भेज देते हैं, जो किस्में उपलब्ध होती है। जी। और डॉक्टर साहब, बहुत देर से कॉलर्स भी इंतजार कर रहे हैं और आना शुरू हो चुके हैं, तो कोशिश करेंगे कि आप के जो हमारे डायरेक्ट कॉल्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएं। फिलहाल अपने साथियों को बता दें कि आज हम बात करें अगेती फूल गोभी से अधिक लाभ आप कैसे ले सकते हैं, उन्नत किस्में कौन कौन सी, और साथ ही किस तरह की तकनीक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात कर ली हमने कि बीज उपचार किस तरह से कर सकते हैं, उन्नत किस्में जो हैं वो कहाँ से ले सकते हैं, नर्सरी कैसे लगा ये भी आपने बताया। लेकिन जब नर्सरी तैयार हो गई है तो रुपाई का समय लगभग कब होगा, कि कब लगा कर रुपाई कर सकते हैं, और उससे पहले, रुपाई से पहले क्या खेत की भी कुछ तैयारी करनी होगी? जी देखिए, अभी जो भी किसान भाई अगर नर्सरी लगाना चाह रहे हैं तो वो अभी उससे नर्सरी के साथ साथ अपने मुख्य खेत की भी तैयारी कर ले। तो खेत की तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 3-4 बार अच्छी प्रकार से जो हैरो या प्लो होता है, जिससे भूमि को अच्छे से पलटा जा सकता है और उसको अच्छे से भुरभुरी बनाया जा सकता है, उससे 3-4 बार अच्छी गहरी जुताई कर ले। जिससे क्या होते हैं, जो छुपे हुए कीट होते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, तो वो नष्ट हो जाते हैं, तो तेज धूप से, या पक्षी उनको अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं। तो उसके बाद में क्या करें, उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई लगभग 20 से 25 टन अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद 1 हेक्टेयर के हिसाब से उसमें मिला दें। फिर उस गोबर की खाद को पूरे खेत में अच्छे से मिलाकर पाटा चलाकर उसको समतल कर लें। और समतल करके जो फूल गोभी है उसकी खेती 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम समतल क्यारियों में पौध की रोपाई कर सकते हैं, और दूसरी जो होती है रिजेज में भी करते हैं, जिनमें हम रिज बनाते हैं, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रिज बनाते हैं। तो वो रिज बनाकर हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो रिज बनाने से ये होगा कि पौधा है वो थोड़ा मजबूत रहता है और वो गिरता नहीं है, जड़ों का विकास भी अच्छा होता है, तो ऊपर फूल भी अच्छी क्वालिटी का और बढ़िया बनता है जिससे। तो वो रिज बना ले। और जो रोपाई की आपने बात की, तो जो रोपाई है वो लगभग 25 से 30 दिन बाद में, जैसे आज अगर हमने बीज की बुआई की नर्सरी में, तो 25 से 30 दिन बाद में मुख्य खेत में हम फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करने के लिए लगभग 45 सेंटीमीटर है, हम वो लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं, और 50 सेंटीमीटर है एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखते हैं। ये रखते हुए हम उसकी रोपाई कर सकते हैं मुख्य खेत में नर्सरी से। जी डॉक्टर साहब, इस पर और भी बातें चलती रहेंगी, लेकिन बहुत से और भी महत्वपूर्ण संदेश है जो हमारे श्रोताओं तक हमें पहुंचाने होते हैं। बिल्कुल आरती भाई, निश्चित रूप से जो हमारे श्रोता हैं वो सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार भी कोशिश करती है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है हमारे किसान भाइयों का। आरती देखिए, हम कह रहे थे कि भाई भारत सरकार जहां वैज्ञानिक लगे हुए हैं, वहीं सरकार की भी कोशिश है कि वैज्ञानिक गांव-गांव तक पहुंचे हैं, और कृषि विकसित संकल्प अभियान के माध्यम से भी किसानों से सीधा जो संपर्क किया, वैज्ञानिकों ने उनकी समस्याओं को उनके क्षेत्र में जाके समझा। अब ऐसे में ही अब हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो निश्चित रूप से वैज्ञानिकों का पूरा लाभ उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ICAR जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि परिषद है, कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है, कृषि संस्थान इससे जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय इसके अधीन कार्य कर रहे हैं। कल इसका फाउंडेशन दिवस मनाया गया जी। तो ICAR का जो फाउंडेशन दिवस था, इसको हम किस प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या कुछ रहा, और यहाँ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी उपस्थित थे, क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए, कल जो 97वां फाउंडेशन डे मनाया गया ICAR का, वो सी सुब्रमण्यम हॉल है जो नास कॉम्प्लेक्स के
पास में, वहाँ मनाया गया था। और उसके जो फाउंडेशन डे के जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब थे। और उन्होंने फाउंडेशन डे पे आईसीआर के बारे में जो उपलब्धियां हैं वो बताई कि आईसीआर की क्या उपलब्धियां रही है। और उन्होंने तो ये तक कहा कि जो वैज्ञानिक है आईसीआर के, वो आज के ऋषि हैं इस युग के, जिन्होंने इस देश में, जहाँ पर हम बात करते थे लाल गेहूं की खाने से लेकर आज कितना उत्पादन हमारे देश में गेहूं का, चावल का, दलहनी का, तिलहनी सब्जी का, और जो सब्जियों का और फूलों का, फलों का उत्पादन हुआ है, जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन भी, तो उसकी उन्होंने बहुत अच्छी सारण मतलब वैज्ञानिकों को उन्होंने धन्यवाद दिया कि इस देश में जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी है उसका जो क्रेडिट है वो वैज्ञानिकों को जाता है। और उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित की गई थी 100+ जो वेराइटीज, उनके बारे में भी जिक्र किया कि जो बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज थी उनका बीज उत्पादन होकर किसानों तक वो किस में जाएं और उनका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। और इस जो फाउंडेशन डे था उसमें जो आईसीआर के जो वैज्ञानिक हैं उनको जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार हैं वो भी वितरित किए गए अलग अलग संस्थान से, अलग अलग विषयों में, जिनमें बागवानी, फसल और जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, अलग अलग जो भी विभाग है उसके हिसाब से उसमें वो भी वितरित किए गए। और उन्होंने जो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो अभी जून के माह में चलाया गया था उसकी भी बहुत उन्होंने प्रशंसा की कि इसमें वैज्ञानिकों ने भाग लिया और बहुत सारी टीमें बनाई गई थी और किसान और वैज्ञानिकों ने मिलकर आपस में संवाद किया और उससे जो किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं उसको वैज्ञानिक अपने शोध में लाएं। ये हमारे माननीय मंत्री जी का एक बहुत बड़ा संदेश है वैज्ञानिकों को, और उनकी रिक्वेस्ट है कि भाई वैज्ञानिक हैं वो शोध करें जो किसानों के आज की जरूरत है। एरिया स्पेसिफिक रिसर्च हो, जो जिसको हम कहते हैं, हमारे डीजी साहब भी कहते हैं, आईसीआर के जो डीजी साहब है डॉक्टर एमएल जाट साहब, उन्होंने भी कहा कि जो फार्मर्स ड्रिवन रिसर्च, इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्च, इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, फार्मर की क्या डिमांड है, ऐसा रिसर्च हो। तो इसी को देखते हुए जो अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान हुआ उसके तहत उन्होंने 500 बिंदु ऐसे किए कि इन पे रिसर्च होना चाहिए देश के अलग अलग कोनों में, कि हमारे यहाँ की हरियाणा की क्या जरूरत है, राजस्थान की में रिसर्च की क्या जरूरत है, किसानों की क्या मांग है, महाराष्ट्र में क्या है। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से उन्होंने बहुत सराहना की वैज्ञानिकों की, वैज्ञानिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी वैज्ञानिकों का बहुत अच्छा रोल रहा है। तो ये अच्छा प्रोग्राम होता है जो 16 जुलाई को हर साल फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मंत्री जी भी कह रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि देश का बच्चा बच्चा जानता है, देश के किसान भाई बहन हमारे सब जानते हैं कि वैज्ञानिकों की भूमिका निश्चित रूप से इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को, रीढ़ को मजबूत करने में लगी हुई है। और आपने ये भी सही कहा कि मूल मंत्र वास्तव में हम कह सकते हैं फाउंडेशन दिवस का यही है कि जब किसान गांव-गांव पहुंचे हैं तो गांव-गांव में क्या समस्याएं रही हैं उनका समाधान हमारे वैज्ञानिक ढूंढें, ताकि आगे आने वाले अगर कोई ऐसा कृषि विकसित संकल्प अभियान होता है तो उसमें ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल। और बात कर रहे थे अगेती फूल गोभी से अधिक लाभ, उन्नत किस्में और तकनीक। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब आप दे ही चुके हैं हमारे सभी श्रोताओं को। और अब ये जानना चाहेंगे कि बहुत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है खाद हो, उर्वरक हो, तो इसका प्रबंधन अगर किस स्टेज पे करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? जी देखिए, अगर खाद व उर्वरकों की अगर हम बात करें तो खाद व उर्वरक, जैसे पहले हमने बात की, खाद जैसे कि अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत की तैयारी से कुछ दिन पहले डाल दे उसमें और उसको अच्छी प्रकार से भूमि में मिक्स कर दें और 1 महीने बाद में ही फूल गोभी की रोपाई करें। अब बात आती है उर्वरकों की, तो उर्वरकों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें फूल गोभी में। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये कहूंगा कि आप अपनी मिट्टी की जांच जरूर करा लें किसी भी मृदा प्रयोगशाला में, जिसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि फूल गोभी की खेती के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सल्फर कितना है, कैल्शियम की मात्रा कितनी है, और जो भी मैग्नीज बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आप अगर किसी मृदा प्रयोगशाला में करवा सकते हैं, या हमारे पूसा संस्थान में भी जो मृदा विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसमें भी आप फ्री में पानी और जो सोइल है उसका टेस्टिंग करा सकते हैं। तो उससे ये पता लग जाएगा कि हमें कितनी मात्रा में खाद डालना है, कितनी मात्रा में नहीं डालना। तो इसमें क्या है, फिर नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन लगभग 80 से 100 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए, और फास्फोरस की बात करें तो वो भी 60 से
80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास है वो भी लगभग 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए। अब हम बात करें तो फास्फोरस और पोटास की, वो खेत की तैयारी के समय हम पूरी क्वांटिटी उसमें मिला देते हैं, और जो नाइट्रोजन होती है उसकी आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय मिलाते हैं, और आधी जो मात्रा बचती है, जैसे अगर मैं 100 किलो मिलाना है तो 50 किलो बच गया, तो 50 किलो को 25-25 किलो में हम बांट लें। 25 किलो हम रोपाई के लगभग 30 से 45 दिन बाद में छिटक कर, जैसे कि मान लो यूरिया के रूप में या किसी भी सोर्स के रूप में आप दे रहे हैं, तो खड़े खेत में छिटक दें, या अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं तो जो आजकल कुछ ऐसे पोषक तत्व आ रहे हैं जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही आ रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस 0, पोटास 0, तो वो अब लेके उनको पानी में घोलकर ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं 25 किलो। और 25 किलो जो मात्रा बचती है दूसरी, उसको लगभग 65 से 70 दिन के बाद में दूसरी डोज वो उस समय डाल दें खड़े खेत में। उसके बाद में पौधों के पास में मिट्टी चढ़ा दें और फिर पानी लगा दें, तो उससे क्या लगातार उत्पादन भी अच्छा होगा और पौधों की वृद्धि भी अच्छी होगी, और जो फूल बनेगा उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। जी जी डॉक्टर साहब, और एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं जल्दी से क्या वो पूछना चाह रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल डॉक्टर साहब, नमस्कार जी नमस्कार साहब। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए चल रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फूल, गोभी का फूल एक ही निकलता है, क्या आपके पूसा में क्या अनुसंधान चल रहा है कि इसमें कि एक फूल की जगह 4-5 फूल निकले तो इससे ज्यादा फायदा होगा? और किचन गार्डन के लिए कौन सा ऐसा गमले में फूल लगाएं, कौन सी वैरायटी का लगाएं जो हम इसका आनंद ले सकें? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साहब, आप बात कर रहे थे फूल गोभी की 4 से 5 फूल निकले। एक पौधा होता है गोभी का, आप देखते हैं कितना बड़ा होता है। अगर आप 4 से 5 फूल की बात करते हैं तो उसमें फिर क्या होता है, फूल का जो आकार है वो छोटा हो जाता है, तो उत्पादन वह जाकर वहीं आता है। और आप क्या करें, जब भी लें तो किस्में वही लें जो जिस सीजन में लगती हैं। अगेती किस्में अगर आप लगा रहे हैं अर्ली जून और जुलाई में शुरू कर रहे हैं तो आप अगेती किस्मों का चयन करें। पचेती में आप लगा रहे हैं मध्य अगेती जो अगस्त और सितंबर में लगती है तो मध्य अगेती किस्मों का चयन करें। और आप अगर अक्टूबर में लगा रहे हैं तो मध्य पचेती किस्में हैं उनका चयन करें। और आप अगर नवंबर में फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो पचेती किस्मों का चयन करें। अगर आप किसान कहते हैं कि बाद में फूल छोटा आ गया, पूसा वैरायटी ली थी या यहाँ से किसी दुकान से ली थी, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो आप सही किस्मों का चयन करें। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि इतने फूल आ जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि 5 फूल आ जाएंगे, 6 फूल आ जाएंगे एक पौधे पे। अगर ऐसा होता भी है, अगर काटने के बाद में निकलता है तो उसकी साइज बहुत छोटी रहती है, जिससे उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। तो हमारे पास जो किस्में हैं वो ऐसी है जिनमें एक ही फूल आता है, बहुत अच्छा फूल आता है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और आप किचन गार्डन की बात कर रहे हैं तो अगेती के लिए आप हमारी पूसा संस्थान की पूसा मेघना और पूसा दीपाली या पूसा कार्तिकी, ये कोई सी भी किस्म आप ले सकते हैं। और आप थोड़ा सा अगर लेट लगाना चाहते हैं तो पूसा शरद भी अभी ले सकते हैं। अगस्त में आप लगाना चाहते हैं इसकी खेती, तो किचन गार्डन में आप गमलों की साइज थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी और उसमें आप अच्छे से आनंद ले सकते हैं। अपने घर में ऑर्गेनिक इसकी खेती कर सकते हैं, जिसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें, क्योंकि कम पौधे होते हैं तो उसको हम कीट और बीमारियों का नियंत्रण भी आसानी से कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत कम शब्दों में आप बता सकते हैं कि अभी बहुत क्या जरूरी है जो हमारे किसान मित्र कर सकते हैं? जी देखिए, अभी आपको यह है कि जिन किसान भाइयों ने पौध अगर तैयार कर रखी है तो वो पौध जब 25 से 30 दिन की हो जाए तो उसकी मुख्य खेत में रोपाई कर दें। और अगर नर्सरी में बीमारी आ रही है, डैम्पिंग ओपी की गिर रहे हैं पौधे, तो उसके लिए आप बाविस्टिन और थायरम का जो पानी का 2 ग्राम दवा को 1 लीटर में घोल बनाकर उसका छिड़काव जरूर करें। जी बिल्कुल, हमारे किसान मित्र ये काम जरूर करेंगे अगर उनको बहुत अभी लास्ट टाइम की जो एक तैयारी है उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात से आपसे विदा लेने का समय आ चला है। डॉक्टर गोगराज जाट, वरिष्ठ वैज्ञानिक, शाक्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। और फिलहाल मैं आरती और अमित लेते हैं अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।